न्यू जजमेंट्स की नई सीरीज पे नेक्स्ट वीडियो लेकर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे SC/ST एक्ट 1989 की जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं उनकी और उसके साथ जुड़े हुए केस लॉस की। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गुरुजी, SC/ST एक्ट 1989 और कुछ रीसेंट जजमेंट्स ने एक आम इंसान के मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि क्या ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, क्या उसके बाद किसी भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को SC/ST एक्ट के किसी झूठे केस में इम्प्लिकेट किया जा सकता है, और क्या अब उसके पास कोई भी राइट नहीं है। गुरुजी, अगर एनिमिटी निकालने के लिए देखा जाए, अगर विंडिक्टिव तरीके से किसी व्यक्ति को थोड़ी ही देर के लिए, मान लीजिए 1 घंटे के लिए भी पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज देती है, तो उस व्यक्ति की रेपुटेशन सोसाइटी में बिल्कुल तार तार हो जाएगी। बाद में फिर चाहे उसे बेल मिल जाए या एक्विटल हो जाए, तो कौन अखबार पढ़ता है या न्यूज़पेपर या जजमेंट्स, किसके पास इतना टाइम होता है। भाई चतुर, देखो तुम्हारी बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं बल्कि कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने इस विषय पर चर्चा की, और आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चतुर, देखो हिंदू धर्म जो एक वे ऑफ लाइफ था, समय के साथ साथ उसमें कुछ लोगों ने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कई कुरीतियों को उसमें स्थान दे दिया। अनटचेबिलिटी भी उसमें से एक था। उन्होंने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अनटचेबिलिटी को प्रीपेचुएट किया, किंतु हम भारतीयों ने आज़ादी के केवल 895 दिनों के भीतर भीतर इसको अपने संविधान के आर्टिकल 17 के तहत, यानी कि फंडामेंटल राइट के तहत, इसको अबॉलिश ही नहीं किया, बल्कि कानून के द्वारा इसको दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया। इसके उपरांत चतुर पार्लियामेंट के द्वारा 2 लैंडमार्क जो एक्ट्स थे वो अस्तित्व में लाए गए। पहला था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और दूसरा था स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। चतुर, SC/ST एक्ट 1989 के अधीन विक्टिम को काफ़ी प्रोटेक्शंस मिली। यहाँ पर विक्टिम को लगभग आपका गेस्ट ही समझा गया। नॉर्मल केसेस में विक्टिम प्रोटेक्शन को लेकर चाहे महेंद्र चावला की जो गाइडलाइंस आई हैं वो बाद में आई हैं, लेकिन SC/ST एक्ट में विक्टिम की रिहैबिलिटेशन, कंपनसेशन, आने जाने का खर्चा, सोशल सिक्योरिटी, हर जो एस्पेक्ट था वो इस कानून के अधीन, इस एक्ट के अधीन जो था वो कवर किया गया। तो इस तरह से यह एक बेहतरीन कानून है। चतुर, हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अधीन अलग अलग जातियों में बांध दिया गया। जाति प्रथा का यहाँ से उद्गम हुआ। कभी जब लुहार का बेटा लुहार हुआ करता था तो काम में निपुणता आती थी, लेकिन बाद में वर्क इज वर्कशिप, इस वैल्यू के साथ एक सोशल स्टिग्मा जोड़ दिया गया और धीरे धीरे यह एक कुरीति का रूप धारण करते गया। तो बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एंड SC/ST एक्ट 1989 जैसे कानून अस्तित्व में आए। और अब इसी के साथ जुड़ी हुई कुछ रीसेंट जजमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुभाष काशीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 केस जजमेंट की। अब यहाँ पर सुभाष काशीनाथ के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके कई डायरेक्शंस दी, जैसे कि डायरेक्शन नंबर 3, 4 और 5 इसमें इंपॉर्टेंट थी। अब इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर आपको एक पब्लिक सर्वेंट को SC/ST एक्ट के
अंदर उसको आपको अरेस्ट करना है तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी होगी। आम व्यक्ति के केस में आपको एसएसपी से परमिशन लेनी होगी, और अगर इस एक्ट के अंडर आपको केस रजिस्टर करना है तो मिनिमम 7 डेज के भीतर आपको इंक्वायरी करनी होगी। किंतु अब यहाँ पर इन तीनों डायरेक्शंस को लेकर खासकर सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस में बहुत अप्रोर हुआ। यहाँ पर चतुर गवर्नमेंट जो थी वो बहुत प्रेशर में आ गई, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2019 में ही वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन लेकर पहुंच गए। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट की दलील को स्वीकार करते हुए सुभाष काशीनाथ में जो डायरेक्शंस दी थी जनरल कैटेगरी के लिए उनको रिकॉल कर लिया, और आर्टिकल 142 के अधीन जुडिशियल लेजिस्लेचर के द्वारा उन्होंने लेजिस्लेचर के जो प्रेरोगेटिव को इंक्रोच किया था उसको भी डेप्रिकेट कर दिया गया। तीनों डायरेक्शंस को भी ओवर रूल कर दिया गया। इस एक्सटेंट तक सरकार के रिव्यू को मान लिया गया। चतुर यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 10 फरवरी 2020 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई सुभाष काशीनाथ में जो डायरेक्शंस दी गई थी 3, 4 और 5 वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि SC/ST एक्ट के कई प्रोविजंस का यहाँ पर बहुत मिसयूज हो रहा था। उन्होंने साथ में यह भी आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट जो भी अमेंडमेंट लेकर आई है सेक्शन 18A के रूप में, जिसमें कि नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज भी शामिल किया गया है, मीन्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज impart the legislation to override the effects of any other legal provisions contrary to this under the same law or any other law। तो इस क्लॉज के अधीन सुभाष काशीनाथ की जजमेंट को जो नलीफाई किया है वो गलत है। पर यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील दी कि भाई हम जो है वो गवर्नमेंट की रिव्यू पिटीशन को ऑलरेडी मान चुके हैं। हाँ, पर पृथ्वीराज के केस में, यानी पृथ्वीराज का जो भी 2020 का केस है, इसको एकेडमिक पर्पस से उन्होंने डिस्कस किया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ और मैटर्स को क्लैरिफाई किया। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले डॉक्टर रामकृष्ण बलोथिया की लैंडमार्क जजमेंट को रेफर करते हुए ये हेल्ड किया कि भाई SC/ST एक्ट की जो सेक्शन 18 है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी वैलिड बताया है, और यह आर्टिकल 21 का वायलेटिव नहीं माना गया। अब ये जो जजमेंट है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 3 जजेस बेंच के द्वारा सुभाष काशीनाथ की जो जजमेंट थी 2 जजेस बेंच के द्वारा दी गई थी उसको काफ़ी हद तक ओवर रूल कर दिया गया, यानी सेक्शन 3, 4 और 5 को यहाँ पर ओवर रूल कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फर्दर यह भी क्लैरिफाई किया कि भाई सेक्शन 18 ऑफ SC/ST एक्ट वो सेक्शन 438 CRPC को एक्सक्लूड करता है, यानी आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते। पर अब इसका अर्थ यह नहीं है कि यह आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 21 का वायलेशन है। यह मैटर पहले भी तय किया गया है कि सेक्शन 438 CRPC जो है वो आर्टिकल 21 से नहीं निकला। अरे भाई, जैसे यूपी में एंटीसिपेटरी बेल तो है ही नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी क्लैरिफाई किया कि भाई सुभाष काशीनाथ में जिस प्रकार के प्रोटेक्शंस दिए गए थे एक पब्लिक सर्वेंट को, एक आम आदमी को, उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यदि SC/ST एक्ट का किसी तरह से अब्यूज होता भी है किसी प्रोविजन का, तो सेक्शन 482 CRPC में काफ़ी प्रोटेक्शन जो हैं वो आम सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, जिसके बारे में कि भजनलाल और ज्ञान सिंह के केस में काफ़ी डिस्कशन हुआ है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस दी हैं। हर सिटीजन को वो SC/ST एक्ट के अब्यूज होने पर FIR क्वैश करवा सकते हैं।
फर्दर ललिता भी अभी ओवर रूल नहीं हुआ है। चाहे सेक्शन 18A अमेंड हो गया है, उसके बावजूद भी ललिता ने जो कहा कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब यह नहीं है कि आप आंख बंद करके एफआईआर दर्ज करें। भाई 5 एक्सेप्शंस अगर हैं तो उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी तो मस्ट है। चतुर, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ केस में SC/ST एक्ट के मिसयूज को एक्नॉलेज करते हुए ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट की पंकज डी सथार उस जजमेंट के अप्रोच को न केवल अप्रिशिएट किया बल्कि अप्रूव भी किया। फर्दर डॉक्टर एनटी देसाई की जजमेंट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बलोथिया की जजमेंट और मंजू देवी उसको भी अप्रूव किया। किंतु यहाँ पर फर्दर उन्होंने यह भी क्लैरिफाई किया कि भाई सुभाष काशीनाथ को तो ओवर रूल किया जा चुका है और यह बताया कि भाई सेक्शन 482 के रूप में आज भी एफआईआर की क्वेश्चन करवाई जा सकती है और ललिता के अकॉर्डिंग आज भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करवाया जाना तो जरूरी है। भाई उसको ओवर रूल नहीं माना जाएगा सेक्शन 18 या 18A के कारण। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यहाँ पर श्रेया सिंघल के केस का भी रेफरेंस दिया गया और ये आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया गया कि भाई जिस प्रकार सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट वो आर्टिकल 19(1)A को वायलेट कर रहा था तो उसे स्टक डाउन कर दिया गया। उसी तरह से सेक्शन 18 और सेक्शन 18A जो है वो राइट टू रेपुटेशन जो कि जनरल कैटेगरी के एक्यूज का होता है, जो अरेस्ट होते ही कभी वापस नहीं आता, उसको वायलेट कर रहा है तो उसे भी स्टक डाउन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर चतुर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि नो डाउट राइट टू रेपुटेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है जिसे कि किरण बेदी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के केस में एक्सेप्ट किया गया। बट क्योंकि यहाँ पर इनर प्रोटेक्शन दिए गए हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई यहाँ पर जनरल पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 18A जो है वो आर्टिकल 15(4) के कारण भी वैलिड है, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने को कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई आर्टिकल 142 के अधीन जुडिशियल लेजिस्लेशन के द्वारा आप आर्टिकल 15(4) को इग्नोर नहीं कर सकते, यह सीधे सीधे इंक्रोचमेंट मानी जाएगी। चतुर, अब यहाँ पर एक और जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं 2020 की जूली सीजे वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि भाई सेक्शन 18 और सेक्शन 18A का जो बार है वो 437 पर नहीं लगेगा। यही बात ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सेक्शन 439 के संदर्भ में भी कही। फाइनली चतुर ऑनरेबल HP हाई कोर्ट की जजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। 14 सितंबर 2020 को ये बेहतरीन जजमेंट आई अमित चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए उनको डिस्कस करते हैं। कोर्ट के समक्ष सबसे पहला प्रश्न ये आया कि अगर सेक्शन 18 या सेक्शन 18A SC/ST एक्ट का इन्फोर्स हो गया है और उसके बावजूद जैसे ही किसी आम जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल तो मिलेगा नहीं क्योंकि सुभाष काशीनाथ तो ओवर रूल हो चुका है, तो जैसे ही एफआईआर लॉन्च होता है सेक्शन 3, 4, 5 के अधीन या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अधीन और वो कंसर्न्ड स्पेशल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के आगे सरेंडर भी कर देता है और बेल एप्लीकेशन सेक्शन 439 में पेश कर देता है, तो क्या मैजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट उसे डिक्लाइन कर सकता है? और दूसरा प्रश्न ये था कि भाई वो बेल एप्लीकेशन के साथ क्या इंटरिम बेल भी लगा देता है, तो क्या ऐसा करना सेक्शन 18 या सेक्शन 18A SC/ST एक्ट को बाईपास करना माना जाएगा?
यहाँ पर फिर ऑनरेबल HP हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अनूप चितकारा जी ने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस करते हुए यह कंक्लूड किया कि भाई इंटरिम बेल देना कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। रादर अगर एक्यूज जो है वो आपके आगे आके सरेंडर करता है और कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वो व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, FIR लॉज हो चुका है, तो कोई ऑप्शन नहीं है बट टू टेक हिम इन डीम्ड कस्टडी। और मैजिस्ट्रेट जो है वो इंटरिम बेल को नेक्स्ट डे पर पोस्टपोन नहीं कर सकता, क्योंकि बेल तो आपको केस डायरी और भी कई चीजें ध्यान में रखकर देनी होंगी, क्योंकि अरिनेश की गाइडलाइंस हैं यहाँ पर। लेकिन इंटरिम बेल तो आप सेम डे ही देंगे, क्योंकि यदि कोई ऑनरेबल व्यक्ति 1 मिनट या 1 घंटे के लिए भी जेल भिजवा दिया जाता है तो ये माइंडसेट बहुत गलत है, क्योंकि गीता में भी ये लिखा गया है कि एक डिग्निफाइड व्यक्ति के लिए उसकी रेपुटेशन को लूज करना मौत से भी बदतर है। इसलिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को यहाँ पर बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है। यह बात संजय चंद्रा से लेकर दत्ताराम गुड्डी कांति बालचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सिद्धाराम मात्रे से लेकर सुशीला अग्रवाल में भी हेल्ड की गई। अमिचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि भाई यहाँ पर सेशन जज साहब और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन में है कि अगर कोई एक्यूज्ड आपके आगे सरेंडर करता है और FIR में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इंटरिम बेल सेम डे ही देनी पड़ेगी सेक्शन 439 में ऑन मेरिट बेसिस पर हाँ, आप यह मैकेनिकली और आर्बिट्रेरली नहीं देंगे। 14/9/2020 की इस जजमेंट में यह भी क्लैरिफाई किया गया कि भाई यह एक जुडिशियल ऑर्डर है और आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फिर आप उसे एक्यूज को मैजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट के आगे भेज सकते हैं। लेकिन अगर केस नहीं बनता और प्रमा फेसाई कोर्ट सेटिस्फाइड है, एक्यूज ने कोर्ट के आगे जो है सरेंडर भी कर दिया है, तो बेल एप्लीकेशन का ऑन मेरिट डिसाइड होना बहुत आवश्यक है। और इंटरिम बेल तो आपको देयर एंड देन सेम डे ही देनी पड़ेगी। यह बात केवल SC/ST एक्ट पर ही नहीं लागू होती चतुर, बल्कि पिनल लॉ पर भी अप्लाई होती है। जी हाँ, आज हमने SC/ST एक्ट 1989 की रीसेंट अमेंडमेंट्स और रीसेंट केस लॉज के द्वारा इस एक्ट की बारीकियों को समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही कुछ लेटेस्ट जजमेंट्स के साथ, न्यू केसेस के साथ आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।